बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, के हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 3 लेकर। फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। जी ठीक ठाक हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको सब अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ओके जी, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले 2 लेक्चर्स हमारे अपलोड हो चुके हुए हैं, उसमें आपने डिस्कस किया है कुछ बेसिक्स चीज़ें। फिर रिवाइज कर देते हैं जी। बेसिक चीज़ों में हमने डिस्कस कर लिया डायनामिक्स, फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, और फिर हमने नेट फोर्स और उसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया और आप लोगों को समझ आया। आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। ओके, आज हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो इंतहाई इम्पोर्टेंट, वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बिल्कुल लिख लें इसके ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आपके पास आता है बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक है। उसमें आएगा कि डिस्कस न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन या एक्सप्लेन न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन या फिर ड्राइव न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन डेरिवेशंस। तो लिहाजा आज हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने बड़े एहतियात से इसको समझना है। फिर हम आगे इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और अपने रजिस्टर्स और अपना कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ताकि साथ साथ आपको कैलकुलेशंस में भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, बुक पेज नंबर 60 ओपन कर लें जल्दी से। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। वो कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट स्टेट्स दैट। अब हुआ क्या? हुआ ये कि हमने फोर्स पढ़ने के बाद जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा तो उसने ये कहा कि बॉडी वांट टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ मोशन और वांट टू स्टे इन अ रेस्ट अनटिल अनलेस नो नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। वो कहते हैं जब कोई नेट फोर्स एक्ट करती है तो उसके अंदर हलचल होती है, अगर चल रही है तो रुकती है, अगर रुकी हुई है तो चल पड़ती है। ओके फाइन। अब हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करवाने के लिए भी किसी नेट फोर्स की ज़रूरत है और मूव बॉडी को रोकने के लिए भी नेट फोर्स की ज़रूरत है। ओके, अब हम ये देखेंगे ये नेट फोर्स है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कितनी फोर्स लगती है, क्या होता है, ज़्यादा लगने पे क्या होता है, कम लगने पे क्या होता है। तो वर्ड हम फोर्स नहीं पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे? नेट फोर्स। क्यों? वो फोर्स जो बॉडी के अंदर क्या लेकर आए? चेंज लेकर आए उसकी स्टेट के अंदर, इधर इट इज अ रेस्ट और अ मोशन। क्योंकि फोर्स से ज़रूरी नहीं है कि चेंज आए, नेट फोर्स से जो भी चेंज आएगा, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा डील विद द सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स, देखें बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ओके जी, ओके, डेफिनेशन देखें। वो कहते हैं व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब भी नेट फोर्स किसी बॉडी पर लगेगी क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, वो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा करेगी, उसके अंदर एक मूवमेंट पैदा करेगी। ओके फाइन, लेट्स सपोज कि अगर वो रेस्ट में है, इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। डेफिनेटली अगर जैसे हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में कि हमने अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, 5 न्यूटन की फोर्स से लगाया, ये नेट फोर्स है, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करेगी? मूव करेगी। फाइन। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, हाउ मच दिस एक्सेलरेशन विल बी, डेफिनेटली इट डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स, नेट फोर्स जिसका रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो फोर्स जो क्या कर रही हो? रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ कैसे, क्योंकि अगर मैं इधर 5 न्यूटन लगाता हूँ और इसके पैरेलल ये लगाता हूँ तो ये दो फोर्सेस तो एक दूसरे के इम्पैक्ट को कर रही है, कैंसिल। ओनली दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द बॉडी इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ नेट फोर्स क्या हुई? 5 न्यूटन टुवर्ड्स राइट साइड। अब लगने को तो आप कहेंगे सर 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन 25 न्यूटन हो गई, बेसिकली तो 25 न्यूटन आप कहेंगे सर 5 न्यूटन के लगा रहे हैं तो सॉरी 15 न्यूटन हो गई, 15 न्यूटन नहीं बनेगी। ये दो फोर्सेस एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल कर रही है। हमने ये कहा था कि बॉडी मूव किस फोर्स की वजह से करेगी, उसको मैंने कहा था नेट फोर्स, दैट इज अ नेट फोर्स। वो कहता है ये कितनी होगी? जितनी ज्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। द एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। हाँ, अब बड़ी मजे की बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप यही 5 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं किसी भी टेनिस बॉल पर, छोटी होती है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा डेफिनेटली। वही 5 न्यूटन की फोर्स आप लगाते हैं फुटबॉल पर, क्या वो भी उतनी ही दूरी तक जाएगा और उतनी ही स्पीड से जाएगा? नहीं।
5 न्यूटन की फोर्स या 50 न्यूटन की फोर्स या 500 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं कार पर, तो पुश इट मूव। क्या 5 न्यूटन की फोर्स आप किसी हैवी ट्रक के ऊपर लगाएं तो बल्कि शायद वो तो मूव भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सेलरेशन इसके अंदर पैदा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स तो होगा, लेकिन साथ साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैस होगा। क्यों? जितना ज़्यादा मैस उतना ही कम क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जितना कम मैस होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। ये बहुत इजी सी बात है बेटा। लाइटर चीज़ें जो हैं वो फोर्स लगने से तेज़ी से मूव करती हैं और हैवियर चीज़ें जो हैं वो फोर्स लगने से थोड़ा कम मूव करती हैं, और ये बात हमने मोमेंटम में अच्छी तरह डिस्कस कर ली हुई थी। याद आ गया? ओके। तो एक्सेलरेशन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा फोर्स डेफिनेटली उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा मैस उतना कम एक्सेलरेशन। इन्वर्सली का मतलब यही है, और जितना कम मैस उतना ज़्यादा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ओके। तो इसका मतलब ये हुआ फिर एक्सेलरेशन बराबर किसके हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। ये बुक में भी साथ साथ डेरिवेशन लिखी हुई है, अगर आपको यहाँ थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा तो आप साथ साथ बुक में मेरे से देख सकते हैं। मैं साथ साथ जो है वो बोल भी रहा हूँ, ठीक है? ओके। नाउ हम इसको क्या कर सकते हैं, रीअरेंज करते हैं। किसको? फोर्स को। फोर्स फिर किसके बराबर हो गया, ये यहीं रहने दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एम ए हो गया। ये हो गया ना बेटा, रीअरेंज किया इक्वेशन को। और फिर डेफिनेटली जब रीअरेंज करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो हमने लिखा के एम ए, के इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। वो कहते हैं ऐसे यूनिट में के की वैल्यू क्या है, 1 है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एफ के इज इक्वल टू एफ ओवर एम ए। के की वैल्यू निकालेंगे ना तो इधर रहने देंगे, एम ए इधर नीचे आ जाएगा। फोर्स क्या है, यूनिट न्यूटन, मैस की यूनिट जी किलोग्राम, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज आल्सो इक्वल टू न्यूटन। न्यूटन कैंसिल विद द न्यूटन, द आंसर इज 1। तो उसने कहा एसआई यूनिट के अंदर, किसके अंदर, एसआई यूनिट के अंदर के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो फिर अगर हम एसआई यूनिट को ही लेंगे तो के की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अच्छा, अब फाइनल इक्वेशन क्या कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, डिपेंड ऑन अ फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज़्यादा मैस उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उस बॉडी को क्या करने के लिए, मूव करवाने के लिए। देख लें ज़रा, थोड़ा सा डिक्टेट कर लेते हैं। If a force produce an acceleration a in a body of mass m, then we can state mathematically that a directly proportional to f and a inversely proportional to m, a directly proportional to f over m, and ये mathematical equation आ गया। The SI unit, the value of k comes out be 1, comes out be 1। मैंने बता दिया कैसे बना ये, ठीक है? तो फिर आपके पास आ गया जी SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब ये क्या चीज़ आ गई, फोर्स की डेफिनेशन आ गई कि फोर्स एक्चुअल में मैस और एक्सेलरेशन का क्या है, प्रोडक्ट है। अब यहाँ से हम निकालेंगे फोर्स का यूनिट। कैसे निकलेगा जी, अगर लगने जो बॉडी का मैस है वो 1 किलोग्राम है और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो 1 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये बनेगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू न्यूटन। तो जो लगने वाली फोर्स होगी वो क्या होगी, 1 न्यूटन होगी। तो 1 न्यूटन की आपके पास डेफिनेशन आ गई, दैट इज 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 किलोग्राम। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और आपको ये नहीं पता कि वो फोर्स कितनी है, उस ऑब्जेक्ट का मैस मैं आपको 1 किलोग्राम दूँ और आपके लगने वाली फोर्स से जो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो, तो फिर डेफिनेटली लगने वाली फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी, 1 न्यूटन होगी। तो ये 1 न्यूटन की आपके पास डेफिनेशन आ गई और नीचे उसकी आपको मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिखा दी उसने। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? दैट्स गुड। ओके, अब हम एग्जांपल देखेंगे। क्लियर हो गया बेटा ये सबको? ओके फाइन। अब हम देखेंगे एग्जांपल 3.1। इसी f इज इक्वल टू एम ए को हमने क्या करना है, यूटिलाइज करेंगे इक्वेशन को। फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं जी, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करें। ओके, 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए गए, मैस की है वही। तो फोर्स की है आपके पास 20 न्यूटन है
mass आपको दिया है यानी 8 किलोग्राम and you have to find the acceleration and definitely the solution is you know that F is equal to ma। ये अभी हमने पढ़ा ना कि फोर्स मैस एंड एक्सेलरेशन में तो एक ही रिलेशन है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से हमें मिला, दैट इज F इज इक्वल टू ma। तो हम यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करेंगे, हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन को साइड पे करेंगे, F ओवर m आएगा हमारे पास, जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर 20 डिवाइडेड बाय 8। इसके यूनिट जो है आपके पास फोर्स के हैं न्यूटन, जो कि डेट इज आल्सो इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो आपके पास मैस है उसके यूनिट क्या होते हैं किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन यूनिट। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद डेट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी। जस्ट F इज इक्वल टू ma आपने याद रखना है और आपने रीअरेंज करना है। अगर आपको एक्सेलरेशन कहेगा तो A इज इक्वल टू F ओवर m, अगर कहेगा फोर्स ही मालूम करनी है तो जस्ट दो चीज़ें ये होंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर m निकालना होगा तो F ओवर A होगा एंड यू विल गेट द सिंपली आंसर। ओके, नाउ टू मूव टुवर्ड्स एग्जांपल 3.2। दैट इज बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखें, वो कहते हैं कि एक फोर्स जो है ना वो एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर जिसका मास जो है वो है 5 किलोग्राम। ओके, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक फोर्स किसी बॉडी पर लगी जिसका मास 5 किलोग्राम और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स, वो कहते हैं कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा उसी फोर्स से जो कि हमें मालूम नहीं है, विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मास 8 किलोग्राम। वो कहता है कितना एक्सेलरेशन मिलेगा अगर हम ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास इंक्रीज करके 8 किलोग्राम कर दें। बात को फॉलो किया आपने, एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास 5 kg है उस पर फोर्स लगी तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। हमें ये नहीं पता कि वो फोर्स कितनी है। वो कहता है कि वही फोर्स आप एक और बॉडी पर लगाएं जिसका मास 5 नहीं है बल्कि 8 किलोग्राम है, तो बताएं अब उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो वेरी सिंपल, हम फर्स्ट केस में क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे और उस फोर्स को यूटिलाइज करके सेकंड केस बना लेंगे, या दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके भी बना सकते हैं जैसे आपका दिल करेगा। हाँ, गिवन डेट क्या है, m1 जो है आपके पास, m1 जो है आपके पास यानी मास ऑफ बॉडी 1 क्या है 5 kg, मास ऑफ 2 क्या है जी आपके पास 8 kg, एक्सेलरेशन 1 जो है वो आपके पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास एक्सेलरेशन 2 जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। और मजे की बात ये है कि आपके पास गिवन डेट है, दोनों केसेस में फोर्स क्या है सेम है। फोर्स सेम होने का मतलब ये हुआ कि F1 इज इक्वल टू F2 और डेट इज इक्वल टू F। तो हम केस 1 के लिए क्या करेंगे, F1 इज इक्वल टू M1 A1 और F2 इज इक्वल टू M2 A2, क्योंकि F1 इक्वल है F2 के और हमने इसको F इक्वल कर दिया, तो आपके पास M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2 you have to find out, so M1 A1 over M2. Now just put the value, M1 is 5 multiply by 10 and divided by 8, that is 50 by 8 and that is 6.25, yes 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत इजी है, हमने जस्ट इक्वेशंस को इक्वेट किया, हमने फोर्स को फाइंड आउट ही नहीं किया। एक मेथड ये भी है कि केस 1 में हम फोर्स निकाल लेते, उस फोर्स को यूटिलाइज करते यहाँ पर और A2 निकाल लेते, डेट इज आल्सो अ गुड मेथड। बट हमने क्या किया, जब हमने फोर्स उसने कहा द सेम फोर्स, तो जो पहले में फोर्स है वही दूसरे में फोर्स है, तो हमने क्या कर दिया दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास एक्चुअल में आंसर आ गया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गई हो गया। ओके जी, अब एक्सरसाइज न्यूमेरिकल निकालेंगे और आपने इसका न्यूमेरिकल नंबर 3.1 भी करना है। जी
न्यूमेरिकल नंबर 3.1 और न्यूमेरिकल नंबर 3.4 जो आपके टॉपिक से रेलेवेंट हैं कि फोर्स लगी हुई है 20 न्यूटन और बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, मैथ्स निकालना है। रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन को इजीली आ जाएगा। ओके, यू हैव टू डू योरसेल्फ। और न्यूमेरिकल नंबर 3.4 देखें कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, 100 न्यूटन फोर्स है, 50 kg मैस है, तो दो चीज़ें गिवन है, तीसरी फाइंड आउट करनी है। ये 3.1 और 3.4 एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, ये आपने इसके साथ खुद करना है। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ इसकी डेरिवेशन अच्छे तरीके से, जो बच्चे बार बार मिस्टेक करते हैं उनको ये याद ही नहीं रहता कि एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना था फोर्स के इन्वर्स करना था। तो और इसमें मेरे ख्याल रटे की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको डेफिनेशन जहन में रखेंगे। व्हेन अ नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो उसी तरह आपने इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लेकर आनी है। फिर जब इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी उस इक्वेशन की मदद से आपने दो एग्जाम्पल्स देखी 3.12 वो आपने सॉल्व करनी है, और इससे आपको एक न्यूमेरिकल है 3.1 और 4, ये आपने खुद से करना है बेटा। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, कैलकुलेटर का यूज़ आएगा और अच्छी तरीके से आपके पास प्रिपरेशन भी आ जाएगी। नहीं तो एंड तो इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से एक बार करवाई दूंगा। लेकिन आपने ये कर कर मुझे फीडबैक देना है कि सर ये हो गए हैं, आप मेरा प्रैक्टिस अपनी सेंड किया करनी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो हम डिस्कस करेंगे और मैथ्स एंड वेट में डिफरेंस भी देखेंगे। और आज तक के लिए हमारी यही डायरी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।